हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 29 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 30 अभी डिस्कस करेंगे। जिन साथियों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in। वैसे आपको कोर्स ज्वाइन करने का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे मैसेज करके भी आप लिंक ले सकते हैं ज्वाइन करने का, या कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है यहाँ पे। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट नंबर 1 से अभी तक जितना भी कंप्लीट हुआ है वो सारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। लेट्स बिगिन। ये फुल लेंथ टेस्ट है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा मध्य प्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पूछा है, मध्य प्रदेश वनोपज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1973 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य में जो विभिन्न वन उपज है, इनके व्यापार को नियमित करने के लिए, या फिर जो बिचौलिए हैं उनके शोषण को रोकने के लिए यह अधिनियम 1973 में लागू किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बांस का राष्ट्रीयकरण भी जब ये लागू किया था, जब 1973 में ही बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो इमारती लकड़ी है, इसके रूप में सबसे ज्यादा उपयोग है जो सागौन, टीक जिसे कहते हैं, सागौन और साल के वृक्षों का किया जाता है। हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सागौन और साल के वृक्षों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? जैसे बांस का 1973 में किया था जब यह अधिनियम आया था, इसी तरीके से सागौन और साल के वृक्षों का है, ये बांस के बाद में किया गया था 1975 में। सागौन और साल का सबसे पहले किसका किया गया था? सबसे पहले इस अधिनियम से पहले है जो तेंदुपत्ता था, तेंदुपत्ता, उसका किया गया था जब यह अधिनियम नहीं था। बी इसका करेक्ट आंसर है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। इधर समाचार पत्र और उनकी विशेषता या प्रकार। ग्वालियर अखबार, ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश की जमीन से निकलने वाला सबसे पहला अखबार था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था, और ये साप्ताहिक था। ग्वालियर अखबार राज्य का पहला समाचार पत्र उर्दू में आता था और वीकली आता था, ये साप्ताहिक था ये। तो फर्स्ट में थर्ड। मालवा अखबार है, ये इंदौर से प्रकाशित होता था और मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ये 1840 का है, ग्वालियर अखबार 1840 का। मालवा अखबार है, ये 1848 का है, और ये मध्य प्रदेश का मालवा अखबार हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, लेकिन ये भी वीकली था। मध्य भारत प्रकाश, मध्य भारत प्रकाश है, ये 1905 में आया था, 1905 में। और ये मध्य प्रदेश का पहला डेली न्यूज़पेपर था। पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था मध्य प्रदेश का? ये मध्य भारत प्रकाश था, जो ग्वालियर से इसका प्रकाशन होता था नियमित रूप से डेली। प्रदीप है, ये जबलपुर से प्रकाशित होने वाला राज्य का पहला इवनिंग डेली था, जो शाम को आता था, इवनिंग डेली प्रदीप। 3412। एक क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है मैचिंग में आए, लेकिन पूछा जाता है न्यूज़पेपर का। मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित कन्या मूल्य चुकाने की वह प्रथा क्या कहलाती है जिसमें लड़के का परिवार लड़की के परिवार को ब्राइड प्राइस मतलब वधू मूल्य देता है? ये जनजातियों में प्रचलित है वधू मूल्य, जिसमें लड़के की फैमिली की तरफ से जो लड़की है उसके फैमिली को दिया जाता है। देखिए, भील और कुछ अदर जो ट्राइब्स है उनमें वर पक्ष मतलब लड़के वाले द्वारा जो लड़की वाले हैं वधू पक्ष, उनके माता पिता को जो धनराशि या वधू मूल्य दिया जाता है उसको कहते हैं दापा प्रथा। दापा प्रथा कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार लमसेना विवाह,
लमसेना का संबंध किस ट्राइब से है, या लमसेना विवाह क्या है। लमसेना विवाह इसी दापा या वधु मूल्य को न चुका पाने पर, अगर लमसेना है वो या फिर जो ये दापा है इसको नहीं चुकाया जाता है वधु पक्ष को, तो लड़के द्वारा ससुर के घर पे सेवा देकर उसको चुकाया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित प्रसिद्ध ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली और उज्जैन के कायथा का उत्खनन किस प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद के निर्देशन में हुआ था। कहां पे? खरगोन में है नवदा टोली और उज्जैन में कायथा। ये ताम्रपाषाण स्थल हैं। इनका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ये HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। इनका उत्खनन डेक्कन कॉलेज पुणे में डेक्कन कॉलेज, वहां पे ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर HD सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया, इन्होंने नर्मदा घाटी के ऐतिहासिक स्थल है ये नवदा टोली और छोटी काली सिंध नदी के तट पे है ये कायथा, इनका विस्तृत उत्खनन करवाया था, जिससे मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण जो संस्कृति है उसकी अच्छे से सटीक जानकारी मिल पाई थी। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है जो एरन है, एरन का हमसे पूछ लिया जाता है कि जो एरन है सागर जिले में है। सागर जिले में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है एरन, जहां से भारत के सबसे पहले सती प्रथा के लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए थे। इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे ये प्रोफेसर KD वाजपेयी। कौन थे? प्रोफेसर KD वाजपेयी, इन्होंने करवाया था। प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने 1960 से 65 के टाइम पे एरन और एरन के अलावा जबलपुर के जो त्रिपुरी और मंदसौर का तुमेन है उसका भी उत्खनन अपनी देखरेख में करवाया था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है बरहुत स्तूप का। बरहुत सतना जिले में है। बरहुत है, ये स्तूप कहां है? सतना जिले में है। और इसका किसने करवाया था? तो जो ASI के पहले डायरेक्टर थे, ASI के पहले डायरेक्टर कौन थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे ये सर अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने 1873 में सतना जिले के पास में है उचेहरा, बरहुत स्तंभ कहां पे है? उचेहरा, सतना जिले में उचेहरा के पास में, वहां पे बरहुत स्तूप की अभिशेषों की खोज की थी बाय द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर अलेक्जेंडर कनिंगम। और इन्होंने मध्य प्रदेश में सांची और खजुराहो के जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है उसमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। हमसे सांची स्तूप का पूछ लिया जाएगा। सांची जो रायसेन जिले में है, 1912 से 1919 के दौरान रायसेन जिले में जो सांची स्तूप है उसका व्यापक जीर्णोद्धार हो या फिर वहां पे जो म्यूजियम है पुरातात्विक संग्रहालय, उसकी स्थापना किस पुरातत्वविद के कार्यकाल में की गई थी? तो उस टाइम पे जो महानिदेशक थे ASI के सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में सांची स्तूप का जीर्णोद्धार और वहां पे जो म्यूजियम है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनमें से एक जरूर आता है एग्जाम में। भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी और मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी निम्नलिखित में से किस मुख्य शासकीय विभाग के अंतर्गत संचालित होती है? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कहां पे है? भोपाल में। और सिंधी अकादमी ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है? देखिए, मध्य प्रदेश की अधिकांश भाषाई और जो साहित्यिक अकादमी है जैसे उर्दू, सिंधी, संस्कृत, भोजपुरी, ये जो अकादमी है इनका एडमिनिस्ट्रेशन और जो फाइनेंशियल है, प्रशासनिक और वित्तीय रूप से जो कार्य करती है ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत करती है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत करती है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। कई बार पूछ लिया जाता है हमसे मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी है वो किसके नियंत्रण में काम करती है? मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी है, ये उज्जैन में है, जो लोक नृत्य और संगीत को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। वो भी संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक केंद्र विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन अपनी कोयले की मुख्य आपूर्ति निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र से प्राप्त करता है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक केंद्र है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
इसको जो कोयले की आपूर्ति है वो कहां से होती है? इसको कोयले की आपूर्ति होती है, ये दूधीचुआ माइंस है, इसको जयंत माइंस के नाम से भी जानते हैं, निगाही क्षेत्र जयंत माइंस या दूधीचुआ माइंस सिंगरौली बैढन में है। ये विंध्याचल जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है ये सिंगरौली में है, एग्जैक्ट बैढन में, इसमें है ये विंध्याचल। और इसमें कोयले की आपूर्ति इसके पास में ही है सदर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसका जो ये पास में कोल फील्ड लिमिटेड है, इसकी जयंत और दूधीचुआ खुली खदानें हैं, वहां से सीधे बेल्ट कन्वर्टर प्रणाली है उसके द्वारा इसको सप्लाई की जाती है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, इसका पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है सुहागपुर कोयला क्षेत्र। और ये कहां पे है? शहडोल में है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र है, ये बैतूल में है, मध्य प्रदेश के बैतूल में है पाथाखेड़ा। और जो सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत गृह है उसको कोयले की आपूर्ति करता है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। मोहपानी की बात करें तो मोहपानी क्षेत्र ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का ही एक हिस्सा है और नरसिंहपुर जिले में है मोहपानी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का MP ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किस मॉडल के अंतर्गत काम करता है? नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल माध्यम से प्रदान की जा सके इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का है ये MP ऑनलाइन पोर्टल। अभी किस मॉडल पे काम करता है? देखिए, सरकार द्वारा सीधे आम नागरिकों को डिजिटल प्रमाण पत्र है, फॉर्म है या जो सरकारी सेवाएं हैं ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है ये। तो ये हो गया गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ICT में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को एक वैध और उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है लेकिन कंप्यूटर में प्रवेश कर डेटा चोरी या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को वैध बताता है, उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन कंप्यूटर में जैसे ही एंटर करता है तो वहां पे ये डेटा चोरी करता है या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। ये कहलाता है ट्रोजन हॉर्स, जो भ्रामक रूप से जो यूजर है उसको ये धोखा देता है और जैसे ही यूजर उसे सुरक्षित समझ के डाउनलोड कर लेता है तो सिस्टम के पीछे का जो बैकडोर है वो हैकर्स के लिए खोल देता है ये ट्रोजन हॉर्स। जिन साथियों ने शुरू में स्किप कर दिया उनकी जानकारी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें सिलेबस के नोट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन PDF और इसके वीडियोज आपको सभी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपके एग्जाम तक ये आपको अवेलेबल रहेगा, आपको कोर्स करवाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। और उसके लिए आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा या फिर इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक, या फिर इस नंबर पे मैसेज करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ये राइट टाइम है, क्योंकि जब कोर्स हो जाएगा उसके बाद हम इसका रिवीजन भी करवाएंगे। कुछ लोग वेट करते रहते हैं और फिर बाद में वो सोचते हैं कि अभी ज्वाइन कर लिया जाए। हालांकि कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, वो अपना सिलेबस पूरा करते हैं उसके बाद में भी करते हैं, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन जिनका जनरल स्टडीज में इतना स्ट्रांग नहीं है वो अभी से ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर उनको एक प्रोसेस मिल जाता है और लास्ट तक एग्जाम आते आते उनका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बूस्ट हो जाता है और उनको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। जनरल स्टडीज में इजीली 40+ का यहां से अचीव हो जाएगा आपका, कम से कम है 40+। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम था, उसका अगर आप पेपर देखेंगे तो जो पिछला हमने बैच करवाया था वहां से 40+ क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें देखने को मिलेंगे आपको। जो लोग शुरू से चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो पेपर जरूर देखिएगा। और वही नहीं, उससे पहले भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी हमारे कोर्स से काफी क्वेश्चन मिले थे 36 के आसपास। तो हम MPPSC का, वैसे भी स्टेट PSC के अलावा सभी जो एग्जाम उनका जनरल स्टडीज का पेपर कॉमन है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाते हैं और जो एग्जाम का लेवल है, सिलेबस है, उसको कंप्लीट करवा के उसका रिवीजन भी करवाया जाता है। तो आप निश्चिंत होकर इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत की जाती है? देखिए, संविधान का जो आर्टिकल है 315, आर्टिकल 315 है, इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन होता है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका गठन आर्टिकल 315 के तहत होता है। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार किसको है? चेयरमैन हो या फिर उसके मेंबर हो, उनके अपॉइंटमेंट का अधिकार राज्य के राज्यपाल के पास है। राज्यपाल, और ये पद ग्रहण करने से 6 साल या 62 ईयर की जो भी आयु है, जो भी पहले हो, तब तक ये रहते हैं। अब इनको हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इनको अपॉइंट तो गवर्नर कर सकते हैं, राज्यपाल, लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। भारत के राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं एज पर आर्टिकल 317, और ये अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं। हमसे पूछा है कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, वो आर्टिकल 316 फर्स्ट के तहत की जाती है। 316(1) के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल के पास होता है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण को सुचारू रखने के लिए पूरे प्रदेश को कुल कितने आंचलिक क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है? एग्रीकल्चर के काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस बार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एग्रीकल्चर समिट, क्योंकि एग्रीकल्चर ईयर डिक्लेयर किया है 2026 को, किसान वर्ष, कृषि वर्ष ये डिक्लेयर किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। अब मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड का जो सुचारू संचालन है, इसके लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, इनमें टोटल 7 आंचलिक कार्यालय बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम कब लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम आया था 1972 में। और राज्य में मंडी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसके बाद में 1973 में मंडी बोर्ड की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध मौर्यकालीन बौद्ध स्थल है जो अपने पाषाण स्तूपों, शिलाखंडों और अशोक के समय के बौद्ध भग्नावशेषों के लिए जाना जाता है? विंध्य क्षेत्र में रीवा जिले में है देऊर कोठार, ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। देऊर कोठार स्तूप, यहाँ सम्राट अशोक के शासनकाल के टाइम पे ईंट और पत्थरों के 3 बड़े स्तूप और लगभग 40 मठवासी स्तूपों के अवशेष मिले हैं, जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग पे हैं ये। और रायसेन जिले में है सांची का जो महास्तूप, मूल रूप से सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में बनवाया था, और उसको 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किया गया था। तो और इसकी जो तोरण द्वार वगैरह हैं या जो नक्काशी है, वो शुंग और सातवाहन काल में हुई थी। तो यहां से ध्यान रखना है, मौर्यकालीन बौद्ध स्थल जो अपने पाषाण स्तूप, शिलाखंड और अशोक के समय के इनके लिए जाना जाता है, देऊर कोठार स्तूप है। और कहां पे है? विंध्य क्षेत्र में, रीवा जिले में है ये। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड जनजाति द्वारा घर की दीवारों और फर्श पर शुभ अवसरों पर बनाए जाने वाले पारंपरिक रेखा चित्रों या भित्ति चित्रों को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति, इसमें पारंपरिक रूप से विवाह या त्योहारों पर, फेस्टिवल्स के टाइम पे दीवार और आंगन में एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया जाता है, ज्योमितीय पैटर्न, और रेखाओं से जो चित्रकारी की जाती है उसको डिगना कहा जाता है, उसको डिगना कहा जाता है। ये चित्रकारी मेनली घर की सजावट और एक लकी माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, गोंड जनजाति का डिगना। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है उसमें प्रचलित विश्व प्रसिद्ध जो एक वॉल पेंटिंग है, भित्ति चित्रकला, ये कौन सा रूप है जिसके प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या रहे हैं? पेमा फाल्या का क्वेश्चन आता है कई बार। तो मध्य प्रदेश की भील जनजाति में प्रचलित वर्ल्ड फेमस जो पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्रकला, इस कला रूप कौन सा है इसका जिसके प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या थे? ये पिथौरा है। झाबुआ और अलीराजपुर अंचल की भील जनजाति में पिथौरा एक पवित्र और
पारंपरिक दीवार चित्रकला है। इसमें मन्नत पूरी होने पर घर की दीवार, जो मुख्य दीवार है, उस पे घोड़े और प्रकृति के चित्र बनाए जाते हैं। और झाबुआ के कलाकार थे ये स्वर्गीय फेमा फाल्या। बेतवा नदी पर निर्मित माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश के साथ किस अन्य राज्य की संयुक्त परियोजना है? माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसको रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेतवा नदी पे है। कहां पे है? बेतवा नदी पे माता टीला बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनकी एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। जो सीमावर्ती जिले हैं, इनमें इरिगेशन और बिजली वगैरह के लिए ये परियोजना यूज में ली जाती है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाण सागर परियोजना का, बाण सागर परियोजना का पूछ लिया जाता है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों की है बाण सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के महाकौशल और गढ़कटंगा क्षेत्र में शासन करने वाले गोंड राजवंश को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में स्थापित करने वाले पहले प्रतापी राजा कौन थे? ये थे गढ़कटंगा। गढ़कटंगा मतलब ये जो गढ़कटंगा है, ये अभी कौन सा है? मंडला जबलपुर, मंडला जबलपुर वो क्षेत्र। और इसमें गोंड वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं या जो सबसे प्रतापी प्रारंभिक शासक थे, अमनदास। अमनदास मतलब राजा संग्राम शाह। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार 52 गढ़ों तक किया था। जो प्रसिद्ध वीरांगना है रानी दुर्गावती, उनकी शादी इन्हीं के पुत्र से हुई थी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास, कृषि ऋण और वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए गठित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजकल देखिए जो रूरल रीजनल बैंक्स हैं, इनका मर्जर किया जा रहा है, तो इसलिए ये चर्चा में है। और इसका जो मुख्यालय है ये राजधानी भोपाल में है। 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? एक डिकेड का पूछा है, पूरा 10 साल का। 2001 की जनगणना में मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? एज पर 2001 ये 63.74% थी लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की। 2011 में कितनी हो गई है? 69.32%। इस तरीके से देखेंगे तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है 5.62। जबकि केवल महिला साक्षरता की बात करें, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2001 से 2011 के बीच में मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 8 से 10% के बीच में हुई है। 8 to 10% महिला साक्षरता की, केवल महिला साक्षरता की। एग्जैक्ट वो 8.9% है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें महिला साक्षरता दर काफी कम है। 2011 के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर रूरल एरियाज में 52.4% है 2011 के अकॉर्डिंग। जबकि जो अर्बन एरियाज है, शहरी एरियाज है, उनमें लगभग 72.5% है महिला साक्षरता दर। तो लगभग 20% का डिफरेंस है रूरल विमेंस की लिटरेसी रेट और अर्बन विमेंस लिटरेसी रेट में मध्य प्रदेश में एज पर 2011। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए शुरू की गई अंकुर योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंकुर योजना ये वृक्षारोपण से संबंधित है और इसमें नागरिकों को वृक्षारोपण करने पे प्राणवायु पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक वायुदूत ऐप भी है, इसमें वायुदूत ऐप है, उसका संबंध इसी से। वायुदूत ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन करके पौधा लगाते हैं, उसकी फोटो अपलोड करते हैं, फिर उसमें से कुछ चुनिंदा, कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही राज्य सरकार ये प्राणवायु पुरस्कार देती है। साइबर सुरक्षा के बुनियादी CIA
ट्रायड मॉडल के अंतर्गत वह कौन सा सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा ट्रांसफर या स्टोरेज के दौरान अनऑथराइज रूप से बदला, नष्ट या संशोधित न किया जाए। साइबर सुरक्षा का एक मॉडल है CIA ट्रायड मॉडल। इसमें कौन सा सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा ट्रांसफर या स्टोरेज के टाइम पे उसको अनाधिकृत रूप से नष्ट नहीं किया जाए, उसमें कुछ संशोधन नहीं किया जाए, कुछ बदलाव नहीं किया जाए। तो ये डेटा इंटीग्रिटी है। कौन सा है? डेटा इंटीग्रिटी। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है उनको अपॉइंट करना है, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी में जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन शामिल नहीं होता है? देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। चीफ मिनिस्टर उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसमें विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्य के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, जनरली तो मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, लेकिन अगर राज्य के गृह मंत्री अलग हैं, जैसे गुजरात में है तो गृह मंत्री होते हैं। और इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष होते हैं। इसमें राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं। जब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका चयन करने की जो समिति है उसमें ये कमेटी अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजती है। उसके बाद राज्यपाल आधिकारिक नियुक्ति के आदेश जारी करते हैं, लेकिन उस कमेटी के मेंबर नहीं होते राज्यपाल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोन नदी घाटी के अंतर्गत स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध पुरापाषाणिक स्थल है जो पटपरा संस्कृति के समानांतर ही अपनी प्राचीनतम मानव बस्तियों के साक्ष्य के लिए जाना जाता है? क्या पूछा हमसे? सीधी जिले में है, सोन नदी घाटी के अंतर्गत है, पुरापाषाणिक स्थल है जो पटपरा संस्कृति के टाइम का ही है लगभग, और जहां पे प्राचीनतम मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बागोर है। बागोर महत्वपूर्ण स्थल है ये, और दुनिया के जो सबसे प्राचीनतम चबूतरे या फिर जो एक स्टोन प्लेटफॉर्म, जो एक आदिम शक्ति की पूजा, उसके साक्ष्य यहीं से मिले हैं, बागोर से। बागोर मध्य प्रदेश में सीधी जिला है, या फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर से जो राजस्थान का एरिया लगता है उसमें स्पेशली जैसे उदयपुर है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो यहाँ पे भी ये बागोर संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार राज्य के प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2024-25 में औसत वार्षिक ड्रॉप आउट दर लगभग कितनी दर्ज की गई है? हमसे पूछा है। रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है उनके अकॉर्डिंग 24-25 में औसत ड्रॉप आउट जो दर है कितनी दर्ज की गई है? देखिए, इसमें प्राइमरी लेवल पे अगर हम देखें तो इसमें 1.35 के आसपास है ड्रॉप आउट। जबकि अगर हमसे पूछा जाए कि 6 to 8, छठी से 8वीं का पूछा जाए तो ये 6.3 है। तो हमें ध्यान रखना है प्राइमरी लेवल पे ये है 1.35 से और 1.5 के बीच में, जबकि 6 से और 8 के बीच में जो है ये 6.3 है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, उपयोग और निपटान को इस तरह से प्रतिबंधित करना जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, उसको तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण, उपयोग और निपटान को इस तरीके से प्रतिबंधित करना जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, उसको कहते हैं हम ग्रीन कंप्यूटिंग। उसको ग्रीन कंप्यूटिंग कहा जाता है, ग्रीन IT या ग्रीन कंप्यूटिंग। डिजिटल कचरे को सुरक्षित निपटाना। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य लोकायुक्त के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें राज्य के किस न्यायिक प्राधिकारी के समान होती है? मध्य प्रदेश में जो मुख्य लोकायुक्त है उसके पद पे नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सैलरी, अलाउंस, सर्विस की जो टर्म्स कंडीशन राज्य के किस न्यायिक प्राधिकारी के समान होती है? ये
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होती है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बराबर होती है इनका सभी चीजें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पहले के वीडियोस देखने के लिए चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए माई यूपीएससी पे, उसके बाद प्लेलिस्ट सामने दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाते हैं तो 2022 और 2024 की जो तैयारी करवाई थी वो एमपीपीएससी की अलग प्लेलिस्ट है और अभी जो 2026 है इसकी एमपीपीएससी की अलग प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चूज करके देख सकते हैं। 100+, 200+, 300+ वीडियोज अवेलेबल हैं। और ये बैच जो हम करवा रहे हैं अभी, ये जो जुलाई अगस्त में एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसी के लिए है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किस वर्ष सेंट्रल प्रोविंस में बरार क्षेत्र को औपचारिक रूप से मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत का गठन किया गया था? ब्रिटिश टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस में बरार को मिलाया गया था और उसके बाद में सीपी एंड बरार जो प्रोविंस है उसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस गठित किया था और फिर वर्ष 1903 में हैदराबाद के निजाम से बरार क्षेत्र को पट्टे पे लेकर शामिल किया गया था और बाद में 1 अप्रैल 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत इसको पूर्णतः एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई बनाने का काम किया था और फिर इसको सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नाम दिया था और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। मध्य प्रदेश की भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकला परंपरा और लोक कथाओं पर आधारित पुस्तक पिठौरा भील जनजातीय चित्रांकन और मिथ कथाओं, इसके लेखक कौन है? मध्य प्रदेश की भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध चित्रकला परंपरा और लोक कथाओं पर आधारित है ये पुस्तक पिठौरा भील जनजाति चित्रांकन और मिथ कथाएं। इसके राइटर कौन है? ये लिखी गई है बसंत निर्गुणे, श्री बसंत निर्गुणे इनके द्वारा लिखी गई है। देखिए इसमें जो जनजाति में एक गुदना प्रथा है उसकी इन्हीं की एक प्रमुख रचना है, बसंत निर्गुणे की है एक, वो भी पूछ ली जाती है कई बार, गुंडान पर्थ करके गुदना प्रथा। एक जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन, उन्होंने भी मध्य प्रदेश की जो जनजाति है बैगा जनजाति, उस पे एक बुक लिखी थी द बैगाज। वो भी ध्यान रखना, उनके रीति रिवाज, विवाह, जीवन शैली पे द बैगाज के नाम से बुक लिखी थी वेरियर एल्विन ने। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी अनिवार्य बैठकें आयोजित किया जाना संवैधानिक रूप से आवश्यक है? एक फाइनेंशियल ईयर में ग्राम सभा की कम से कम कितनी अनिवार्य बैठकें होनी चाहिए, ये पूछा हमसे। आमतौर पे देखिए इसमें कम से कम जो अनिवार्य बैठकें हैं वो 4 होनी चाहिए और उसके लिए बता रखी है डेट भी, 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इसके आसपास या तो ये डेट या इनके आसपास आयोजित करवाने का कह रखा है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर 3 महीने में कम से कम एक ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित करना जरूरी है। हाल ही में संसद द्वारा पारित 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% राजनीतिक आरक्षण देने के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? ये कोई इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। रिसेंटली मध्य प्रदेश के भी एक एग्जाम में पूछा गया था। ये 106वां संवैधानिक संशोधन किया था। 33% रिजर्वेशन विमेन्स के लिए कहां पे? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। विधान परिषद और राज्यसभा में नहीं है, सिर्फ विधानसभा लोकसभा। इसके लिए 334A ये जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? 334A जोड़ा गया है। और ये 15 साल के लिए 33% आरक्षण दिया गया है, 15 ईयर के लिए, 15 साल के लिए।
मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के जो अग्रिम अनुमान हैं उनके अनुसार करंट प्राइस पे, चालू मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग कितनी अनुमानित की गई है। मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार चालू मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग कितनी अनुमानित की गई है, ये पूछा है। ये अनुमानित की गई है पर कैपिटा का पूछा हमसे, पर कैपिटा इनकम ऑन करंट प्राइस, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आर्थिक विकास दर इसमें 11.14% की तरह प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भी बजट के टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे में प्रस्तुत किए गए थे। इसमें अगर बात करें तो 2011-12 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 11-12 में 38,497 ये थी पर कैपिटा इनकम 2011-12 में, और अब ये 1.69 लाख। मध्य प्रदेश सरकार के समृद्ध मध्य प्रदेश विजन 2047 डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग राज्य की जीडीपी को आने वाले वर्षों में किस स्तर पर पहुंचाने का मुख्य आर्थिक लक्ष्य रखा गया है। ये 2047 के तहत महिला श्रम भागीदारी को बढ़ा के 60% करने का लक्ष्य रखा गया है, विमेन्स पार्टिसिपेशन 60%, और इसको $500 बिलियन तक का लक्ष्य रखा गया है। अठारह 32 के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के शोषण के विरुद्ध मध्य प्रदेश और सीमावर्ती क्षेत्रों में हुए ऐतिहासिक कोल विद्रोह का मुख्य नेतृत्व निम्न में से किसने किया? 1831-32 में ब्रिटिश कॉलोनियल के विरुद्ध जो शोषण था उसके विरुद्ध ये कॉल मूवमेंट शुरू हुआ था। इसको लीड किसने किया था? कॉल मूवमेंट इसको बुद्धू भगत और मदारा महतो, बुद्धू भगत और मदारा महतो इन्होंने किया था इसको लीड। अंग्रेज और जो जमींदार थे उनके अत्याचार के खिलाफ ये कोल विद्रोह शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड अंचल में किसानों द्वारा वर्षा ऋतु के आगमन और नई फसल की बोनी के समय मनाया जाने वाला पहला लोक त्योहार कौन सा है? देखिए, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड ये श्रावण मास की अमावस्या को के आसपास मनाया जाता है वर्षा ऋतु के टाइम पे। इसको हरेती भी कहते हैं और हरेली भी दिया जाता है कई बार आपको, हरेली या हरेती। इसमें लोग अपने कृषि औजार, बैल, हल इनकी पूजा करते हैं और अच्छी बारिश हो, समृद्ध फसल हो, इसकी कामना करते हैं ईश्वर से। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पीपलिया सिंगाजी गांव में संत सिंगाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष किस हिंदी महीने में एक विशाल प्रसिद्ध लोक मेले का आयोजन किया जाता है? हर साल शरद पूर्णिमा के दिन अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, अश्विन माह, सितंबर अक्टूबर, इसमें निमाड़ क्षेत्र में उनकी जो समाधि स्थल है वहां एक बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे किसान पशुओं के स्वास्थ्य के लिए या फिर हजारों श्रद्धालु आते हैं हर साल। यहाँ पे अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को निमाड़ क्षेत्र में ये मेला लगता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की मुख्य रूप से किस उप शाखा द्वारा प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में जो बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की, उसमें कौन सी ब्रांच से वर्षा प्राप्त होती है? पूरे मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा जनरली दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। इसके अंतर्गत इसकी जो पूर्वी हिस्सों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। इसकी दो ब्रांच है दक्षिण पश्चिम मानसून की जहां से वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरेबियन सी। तो सबसे ज्यादा जो इस एरिया में होती है बंगाल की खाड़ी की वजह से पूर्वी हिस्सों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और राज्य के जो पश्चिमी या जो मिडल मध्य भाग हैं उनमें अरब शाखा की सबसे ज्यादा प्रभावी शाखा अरब शाखा की वजह से होती है ज्यादा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
एक पूछ लिया जाता है कई बार क्लाइमेट का जो कि मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे संतुलित और उत्तम जलवायु किसने बताया था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे फाहियान। फाहियान जब इंडिया विजिट पे थे तो उन्होंने मालवा की जो जलवायु है, मालवा की जलवायु कैसी है? टेम्परेट, समशीतोष्ण, इसकी सराहना करते हुए कहा था कि दुनिया की सबसे संतुलित और उत्तम जलवायु है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा विशिष्ट जिला है जो अपने बेहतर टसर सिल्क और हैंडलूम साड़ियों के देशव्यापी पारंपरिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत भी प्रमोट किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है जहां पे टसर सिल्क और हैंडलूम साड़ियां, सिवनी डिस्ट्रिक्ट है ये, सिवनी डिस्ट्रिक्ट। इसको टसर साड़ी और जो कपड़ों की बुनाई की वजह से मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है आजकल इसको। इसके अलावा ये अशोकनगर का चंदेरी और खरगोन का महेश्वर, ये अपने हैंडलूम कॉटन सिल्क के लिए विख्यात है। जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों की सूची में कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? इसमें अगर हम देखेंगे तो बीना नदी पे भालकुंड जलप्रपात, ये बिल्कुल सही है। भालकुंड बीना सागर जिले में है, बीना नदी पे। केन नदी, ये केन नदी पे है, राने है, छतरपुर में है ये। चंबल नदी पाताल पानी, तो ये इंदौर में चंबल या उसकी सहायक नदी उस पे है। और नर्मदा नदी केवटी जलप्रपात, देखिए केवटी नर्मदा पे नहीं है, केवटी है ये विंध्य क्षेत्र में है, रीवा जिले में है। और ये टोंस तमसा इस पे है, नर्मदा पे नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहां से कि बालाघाट जिले में जो वेनगंगा नदी है उस पे कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? तो गांगुलपारा जलप्रपात है, वो ध्यान रखिएगा। गांगुलपारा, गांगुलपारा वाटरफॉल कहां पे है? बालाघाट में, वेनगंगा रिवर पे, वेनगंगा रिवर पे। कपिल धारा या फिर दुग्ध धारा जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी में है, अमरकंटक में। चचाई वाटरफॉल ये रीवा में बिहड़ वहां पे है, ये तो करवाए जा चुके हैं आपको। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया कर्माजीरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? पेंच टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है उसको सुरक्षित करने के उद्देश्य से यह नोटिफाइड किया गया था कर्माजीरी वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये सिवनी जिले में आता है। जैसे सागर का डॉक्टर अंबेडकर अभ्यारण्य है, 2025 में सागर में डॉक्टर अंबेडकर अभ्यारण्य किया गया था संरक्षित नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, वैसे ही कर्माजीरी अभ्यारण्य को सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो सीमावर्ती वन क्षेत्र है उसको मिला के बनाया गया है। ये आज जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य है टोटल मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का भी जब स्थापना दिवस था उस पे एक नया घोषित किया गया था ओंकारेश्वर अभ्यारण्य, खंडवा और देवास में। ओंकारेश्वर अभ्यारण्य, ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नौरा देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सागर, दमोह, रायसेन जिले में। सबसे छोटा रालामंडल अभ्यारण्य इंदौर में। सबसे नया अभी कौन सा है? ओंकारेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य 27वां। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज बेल्ट और जिलों के संबंध में कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? खनिज बेल्ट और डिस्ट्रिक्ट। टंगस्टन आगरगांव, टंगस्टन आगरगांव ये नर्मदापुरम वगैरह का जो एरिया उसमें है। चूना पत्थर कटनी, ये सही है। और शूरमा जबलपुर, ये भी सही है। लेकिन यूरेनियम झाबुआ ये सही नहीं है। यूरेनियम के झाबुआ में नहीं है, भंडार शाहडोल में है। झाबुआ तो रॉक फॉस्फेट या जो एस्बेस्टस है उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा उज्जैन के पास छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित कायथा पुरातत्व स्थल का उत्खनन पहली बार किस वर्ष कराया गया था? जब 1960-61 में 1960-61 में
आदमगढ़ के में जब कायता संस्कृति की शुरुआत हुई, उसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास में ये आदमगढ़ था, और आदमगढ़ के बाद में फिर कायता का उत्खनन शुरू हुआ था 1964 में। सबसे पहले आदमगढ़ 1960-61, फिर उसके बाद में ये कायता का उत्खनन शुरू हुआ था, और ये बराह मीर की जन्म स्थली के रूप में भी जानी जाती है, और मध्य प्रदेश की पहली खोजी गई ताम्रपाषाण कालीन बस्ती मानी जाती है इसको, बराह मीर की। मध्य प्रदेश के चंबल अंचल के बिहड़ क्षेत्रों में कायाकल्प और औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित किए जा रहे अटल प्रगति पथ की मुख्य कनेक्टिविटी किन राज्यों से जोड़ी जा रही है? अटल प्रगति पथ किसके लिए है? चंबल अंचल में जो बिहड़ क्षेत्र है उसमें एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए ये शुरू किया गया है। चंबल एक्सप्रेस वे भी कहते हैं इसको, अटल प्रगति पथ, या फिर इसको चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में है, जो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये मध्य प्रदेश का जो ऊपर का एरिया है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, और फिर उसके बाद में वो जुड़ा हुआ है राजस्थान में कोटा, और फिर उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है एक साइड में इटावा, ये जोड़ता है श्योपुर, मुरैना, भिंड मध्य प्रदेश, राजस्थान का कोटा डिस्ट्रिक्ट और उसका आसपास का एरिया, और उत्तर प्रदेश का इटावा और उसके आसपास का एरिया। तो ये पूरा चंबल बेल्ट इसी को कहते हैं। भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग सुनिश्चित करने वाली इसरो की कोर टीम में शामिल महेंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित? मून के साउथ पोल पे सफल लैंडिंग की है विक्रम लैंडर से और चंद्रयान 3 ने। तो मध्य प्रदेश के भी ये जो कोर टीम थी इसरो की, इसमें मेंबर थे, उनका पूछा हमसे महेंद्र मिश्रा। इनका संबंध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के रहने वाले हैं ये। इसी तरीके से नासा का है एक प्रोजेक्ट, जो वो प्रोजेक्ट है नासा का चंद्रयान। नासा का जो चंद्रयान प्रोजेक्ट है उससे भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के एक, और वो है मधुर तिवारी। ये ध्यान रखिएगा, मधुर तिवारी वो नासा के चंद्रयान प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और ये चंद्रयान 3 जो भारत का था, इससे मध्य प्रदेश के महेंद्र मिश्रा शहडोल के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि और संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसका योगदान करंट प्राइस पे लगभग कितने प्रतिशत अनुमानित है? अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर का अलाइड सेक्टर है, इसका योगदान करंट प्राइस पर कितने प्रतिशत का अनुमानित है? ये 42.40% का अनुमानित है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था मेनली कृषि प्रधान है, और जो नए आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर, पशुपालन, वानिकी, ये प्राइमरी सेक्टर होता है। इसमें राज्य की जो जीडीपी है, इसमें योगदान चालू कीमतों पे लगभग 42 से 44% के बीच में माना गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले उस फंक्शनल ब्लॉक का नाम क्या है जो डिवाइस ऑथेंटिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन और अनाधिकृत पहुंच को रोकने का कार्य करता है? किसमें? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक फंक्शनल ब्लॉक का यूज किया जाता है, वो पूछा हमसे। तो ये सिक्योरिटी ब्लॉक होता है। ये एक तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो IoT है उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन, यूजर की पहचान करता है, और जो मेलवेयर हमले हैं उनसे सिस्टम को पूरी तरह से सेफ रखने का काम करता है सिक्योरिटी ब्लॉक। बुंदेलखंड के लोक जीवन में सावन के महीने में भाई बहन के प्रेम और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला वह कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें मिट्टी के बर्तन, विशेष बर्तनों की पूजा की जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में यह मनाया जाता है कजलियां पर्व। इसको हरि ज्योति पर्व जैसा ही है, हरि ज्योति पर्व की तरह ही बुंदेलखंड और महाकौशल अंचल में ये बुझरिया या कजलिया एक बेहद पवित्र त्योहार है जो रक्षाबंधन के अगले दिन मनाया जाता है।
जनवरी 2026 में संपन्न हुए 104वें स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश और देश स्तर पर आपदा चेतावनी के लिए किस स्वदेशी प्रणाली को स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। अभी ये समिट हुआ था सी डॉट का था। ये सी डॉट ने डेवलप किया है। ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें जो विकसित किया हुआ है ये सी डॉट ने विकसित किया है। इसको मिला है अवार्ड सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट रेस्पॉन्स सिस्टम। मतलब इसका क्या है कि अगर इमरजेंसी है, आपदा है, तो ना मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क जाम है अगर, फिर भी रियल टाइम में आपदा की चेतावनी सीधे 21 भाषाओं में डिलीवर कर सकता है। और अभी आपने देखा होगा एक दिन अचानक से आपके मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, शायद लास्ट मंथ, और वो टेस्टिंग था। तो आपके फोन में नेटवर्क है या नहीं है, आपके पास अगर कोई आपदा है तो उसकी जो इमरजेंसी अलर्ट है वो पहुंच जाएगा। वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के पद्मश्री विजेताएं, इनको मैच करना है। किसको पद्मश्री किस फील्ड में मिला है? मध्य प्रदेश से 4 लोगों को पद्मश्री मिला है इस बार 2026 में। श्री कैलाश चंद्र पंत, इनको साहित्य और शिक्षा मतलब पत्रकारिता के जगत में मिला है इनको। श्री मोहन नागर, ये कैलाश चंद्र पंत भोपाल से है इनका संबंध। श्री मोहन नागर, इनका संबंध बैतूल से है। सामाजिक कार्य, इस पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के लिए इनको मिला है। श्री भगवान दास रैकवार हैं, इनका संबंध सागर जिले से है और इनको जो बुंदेली अखाड़ा संस्कृति है, पारंपरिक मार्शल आर्ट है, उसको बढ़ावा देने के लिए मिला है। और श्री नारायण व्यास हैं, ये जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ऐतिहासिक धरोहरों के अनुसंधान संरक्षण में इनकी काफी भूमिका रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। चारों ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। बैडमिंटन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरुष टीम टूर्नामेंट थॉमस कप 2026 का फाइनल मुकाबला फ्रांस को हराकर किस देश ने जीता है? 2026 का बैडमिंटन का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो पुरुष टीम का हुआ है अभी थॉमस कप 2026, ये किसने जीता है? इसमें फाइनल में जबरदस्त उलटफेर हुआ है और इस पे कब्जा किया है चाइना ने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवीनतम पूर्णकालिक सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? अभी प्रेजेंट में जब हम ये कर रहे हैं, और अगर कोई इसके बाद में नया कंट्री बनेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको अपडेट मिल जाएगा इसके बाद कोई नया कंट्री बनेगा तो। ISA का इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। भारत का इनिशिएटिव था, फ्रांस ने इसमें सहयोगी है। तो ISA गुरुग्राम में हेडक्वार्टर, अभी 107 का इसके पूर्णकालीन सदस्य हैं। 107वां मोल्दोवा शामिल हुआ है इसमें। नीति आयोग द्वारा वर्ष 2026 में जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ये स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शैक्षणिक प्रदर्शन और बुनियादी ढांचे के विकास में मध्य प्रदेश ने देश के जो बड़े राज्य हैं उनमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये CM राइज स्कूल, इनके सफल संचालन, डिजिटल लर्निंग, प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प, इसके कारण मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है उसमें काफी बड़ा सुधार हुआ है। और बड़ा सुधार होने के बाद फिर मध्य प्रदेश ने अब इसमें 8वां स्थान हासिल किया है। पहले काफी पीछे था मध्य प्रदेश इसमें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी मार्च 2026 में मध्य प्रदेश राज्य वन स्थिति सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन घनत्व दर्ज किया गया है? ये अभी प्रेजेंट की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वनों के मामले में क्षेत्रफल में ये बालाघाट, इसके लगभग 50% से भी ज्यादा पे फॉरेस्ट है, हाई फॉरेस्ट डेंसिटी, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी का संबंध मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर से था जहां अशोक ने बौद्ध स्तूप और विहार का निर्माण भी करवाया था?
सम्राट अशोक का विवाह विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी से हुआ था, जिन्हें विदिशा की महादेवी भी कहा गया। ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यही सजेशन रहेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल सॉल्यूशन PDF वीडियोज ये मिल जाते हैं। और जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन तक जो भी कोर्स कंप्लीट करवाया होता है डे 1 से, और जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं वो उसी दिन आपको इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच में सेंड कर दिया जाता है। और फिर आगे जैसे जैसे कोर्स करवाते हैं वो ऑटोमेटिक आपको सेंड कर दिया जाता है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। नमस्कार।